18 जनवरी दिन शनिवार हैदराबाद के मीरपेट थाने में एक शख्स आता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी खो गई है, उसे ढूंढ दीजिए। और जब वो शख्स ये रिपोर्ट दर्ज करवा रहा होता है तो उस वक्त उसके बीवी के माँ बाप यानी कि उसके सास और ससुर भी साथ में होते हैं। तीनों मिलकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन शाम होते होते तक वही शख्स दोबारा थाने में आता है और बताता है कि मैं ही कातिल हूं और मैंने ही अपने बीवी का कत्ल किया है। उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से उसने बीवी का पहले कत्ल किया, वॉशरूम में ले जा करके उसके टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उसका मांस और हड्डी अलग किया और उसके बाद हड्डी का चूरन बनाया और मांस को कुकर में डाल करके पकाया। और पकाने के बाद 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को घर से एक बकेट में लेकर के निकला और पास के ही एक लेक में जा करके उसने हड्डी के चूरन को और मांस को फेंक दिया। पुलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है कि कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो खुलासा होता है कि जिसने ये कांड किया है वो एक्स आर्मी मैन होता है। क्या है ये पूरी कहानी और क्यों उसने आखिर इतना बड़ा स्टेप लिया, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। और इस कहानी में एक चीज और बताते हैं कि इसमें जुडिशियरी का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है और वो शख्स जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है वो बच भी सकता है ऐसे केस में। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हैदराबाद के मीरपेट में एक परिवार रहता है, यानी एक्स आर्मी मैन जो अभी DRDO में एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता रहता है। वो 45 साल का होता है और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद के मीरपेट में रहता है। लेकिन उसका ताल्लुक हैदराबाद से नहीं बल्कि उसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि मकर संक्रांति यानी कि 13 जनवरी के दिन ये पूरा परिवार प्लान करता है कि मकर संक्रांति घर पे जाकर के मनाएंगे। लेकिन होता कुछ यूं है कि ये लोग गांव नहीं जा पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को, 2 जो बच्चे होते हैं उनको गांव भेज देते हैं और सिर्फ वाइफ और हस्बैंड यानी कि हस्बैंड जिसका नाम गुरुमूर्ति होता है और जो वाइफ होती है वेंकटा माधवी, वो दोनों घर पे रुक जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं मकर संक्रांति मनाने के लिए तो उसके बाद 13 तारीख को यानी कि ठीक मकर संक्रांति वाले दिन दोनों मियाँ बीवी के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन होती है, मतलब झगड़ा होता है। तो ये जो पूरी कहानी है दोस्तों वो 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी की है। पूरी कहानी इसी बीच की है। दरअसल 13 जनवरी को उनके जो बच्चे होते हैं, इस परिवार के जो बच्चे होते हैं वो गांव को चले जाते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में। उसके बाद ठीक इसके 2 दिन के बाद यानी 15 जनवरी को किसी बात को लेकर के दोनों वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है। उसके बाद 16 जनवरी को माधवी के जो हस्बैंड होता है वो माधवी के घर वालों को कॉल करके बताता है कि आपकी जो बेटी है वो मिसिंग है, मतलब मिल नहीं रही है, कहाँ खो गई है वो पता नहीं है हमें, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद वो घर छोड़ करके चली गई। घर छोड़ करके कहाँ गई, आपके पास पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये बात वो लड़की वाले के पेरेंट्स से पूछता है। जब उसके माँ बाप को भी फिक्र होने लगती है और लगता है कि हो सकता है कहीं चली गई होगी गुस्से में, यहाँ नहीं आई है हमारे पास, आ जाएगी, ऐसा सोचते हैं, घर वाले भी सोचते हैं। और हस्बैंड जो होता है उसका वो ये बात कह करके फ़ोन रख देता है। लेकिन उसके बाद फिर शाम में कॉल लगाता है, यानी कि माधवी के घर वालों से पूछता है क्या पहुंच गई आपकी बेटी। तो उसके घर वाले बताते हैं कि नहीं पहुंची। और उसके बाद तब उन लोगों की भी जो परेशानी होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 16 जनवरी को गुरुमूर्ति के घर से यानी कि जो यहाँ का हैदराबाद का जो घर होता है वहाँ से
कुकर की आवाज आती रहती है, मतलब कि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पकाया जा रहा है और बहुत गंदी स्मेल आती रहती है। तो उनके जो पड़ोसी होते हैं उनको लगता है कि आखिर कर क्या रहे हैं, यहाँ तो घर में कोई नहीं है, बच्चे भी गांव को गए हुए हैं, लेकिन आखिर मामला क्या है, ये स्मेल किस चीज़ की आती है। तो लोग क्या करते हैं कि गुरु मूर्ति से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है भाई, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है तुम्हारे घर से। तो वो जो गुरु मूर्ति होता है वो बताता है कि हमारे घर में कुत्ता मर गया है, इसीलिए जो है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लोग सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। इस दौरान वो जो शख्स होता है गुरु मूर्ति, वो लड़की के घर वालों को भी कॉल करके बार बार पूछता रहता है क्या आपकी बेटी घर पहुँच गई। तो घर वाले जब परेशान हो जाते हैं तो ठीक 17 जनवरी को रात के टाइम में उसके लड़की के घर वाले गांव से यहाँ आ जाते हैं, मतलब मीरपेट आ जाते हैं इसके पास, गुरु मूर्ति के पास, और कहते हैं कि चलो थाने में चल करके रिपोर्ट लिखवाना है कि मेरी बेटी मिसिंग है। तो फिर गुरु मूर्ति के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और वो उन दोनों के साथ, मतलब कि जो महिला होती है उसकी माँ के साथ और बाप के साथ वो थाने जाता है मीरपेट। और उसी टाइम में 17 तारीख को ये रिपोर्ट लिखाता है। और रिपोर्ट लिखाने के बाद जब पुलिस तफ्तीश करने लगती है तो पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो 15 जनवरी का होता है और उसमें दिखता है कि वो जो माधवी होती है वो घर के अंदर जा रही होती है और उसके बाद वापस वो नहीं आती है। उसी के बाद 16 जनवरी को वो जो गुरु मूर्ति होता है वो एक हाथ में बकेट लेकर के कहीं जा रहा होता है। तो पुलिस को उसी टाइम में शक हो जाती है और वो जो कंप्लेन फाइल जो किया जाता है वो 17 तारीख को किया जाता है, मतलब 17 जनवरी को। तो इसी से पुलिस का जो शक होता है वो एक तरह से चला जाता है इसी की तरफ, उसके हस्बैंड की तरफ, कि आखिर माजरा क्या है। तुम ये बात जो कह रहे हो, मिसिंग कंप्लेन लिखा रहे हो, लेकिन वो जो महिला है वो अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है 15 तारीख को और 16 तारीख को तुम बता रहे हो, और उसके बाद कोई उस घर से निकला ही नहीं है। जब ये चीज़ें हो जाती है और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है उससे, उस शख्स से, तो फिर वो शख्स सच उगल देता है। एक ऐसा सच जिनको सुन करके पूरा देश कांप गया कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद पुलिस को 3 क्लू मिलते हैं। जब पुलिस पड़ोसी के पास जाती है उसके और पूछताछ करती है तो पुलिस को घर वाले के पड़ोसी जो होते हैं उसके वो बताते हैं कि हाँ, इसके घर से आवाज़ आ रही थी, मतलब कुछ कूटने की भी आवाज़ आ रही थी तेज़, और कुकर की भी आवाज़ आ रही थी और गंदी स्मेल भी आ रही थी, जिसकी वजह से पुलिस का जो शक होता है वो एक तरह से पुख्ता हो जाता है कि हाँ, गुनहगार और कोई नहीं, यही शख्स है। दूसरा क्लू जो मिलता है पुलिस को, उसके घर में ब्लड स्पॉट भी मिलता है जहां पे खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा क्लू जो पुलिस को मिलता है वो ये मिलता है कि माधवी का जो फोन होता है वो गुरु मूर्ति के घर में ही पड़ा होता है। मतलब कि अगर वो गई तो उसका फोन कैसे घर में पड़ा हो सकता है। ये 3 क्लू मिलने के बाद पुलिस गुरु मूर्ति से जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सच उगल देता है। और वो जब सच उगलता है तो वो बताता है कि हाँ, 15 जनवरी को किसी बात को लेकर के उससे उसकी बीवी का, माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसने हल्का सा मार दिया उसको। और हल्का सा मारने के बाद जब देखा तो वो पड़ी हुई थी बेड पर और उसके बाद उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो मर चुकी है। उसके बाद वो उसे उठा करके वहाँ से बेड से बाथरूम में लेकर के जाता है और बाथरूम में ले जा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और टुकड़े करने के बाद उसमें से मांस को अलग करता है और हड्डी को अलग करता है और फिर मांस को कुकर में रख करके पकाता है और हड्डी का चूरन बनाता है और इन सब चीज़ों को लेकर के एक बकेट में निकलता है, जो सीसीटीवी में कैद हो जाता है कि वो एक बकेट लेकर के जा रहा है। ये सारा किस्सा सुन करके पुलिस शॉक्ड हो जाती है। पुलिस को लगता है कि एक तरह से ऐसा पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि एविडेंस इकट्ठा करना। जो जगह वो बताता है कि उसने एक लेक है, चंदन चेरू लेक में जाकर के वो बताता है कि फेंक देता है।
पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी मामले चल रहे हैं, आप केरल का मामला देख लीजिए या फिर आरजीकर कॉलेज का मामला देख लीजिए। आरजीकर कॉलेज में जिस तरीके से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना गया, वहीं केरल के मामले को जो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान करके सजा दी गई है। लेकिन इस मामले में देखिए, अगर पुलिस के पास एविडेंस नहीं आता है तो ये छूट भी सकता है। जिस तरीके से पुलिस ने, जो मीरपेट पुलिस है, उसके लिए ये एक तरह से चैलेंज बन चुका है ये केस, और पुलिस ने इस मामले को आईपीसी 302 यानी कि जो अब बीएनएस है 101 के तहत दर्ज किया है, जो हत्या के इल्जाम में आता है, और दूसरा 201 एविडेंस को टैंपरिंग करने का, मतलब छेड़छाड़, जो एविडेंस है उससे छेड़छाड़ करने का। और पुलिस के पास सिर्फ एक एविडेंस है जो है सीसीटीवी में एक बकेट ले जाकर के वो दिखता हुआ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये जो गुरुमूर्ति है वो आने वाले टाइम में 5 साल में या 10 साल में कभी छूट भी सकता है? तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि हाँ, वो छूट भी सकता है अगर पुलिस को एविडेंस नहीं मिलता है तो। लेकिन हैदराबाद की जो पुलिस है उसकी जो छवि रही है वो इस तरह के चैलेंजेस को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती है। अक्सर देखा गया है कि पुलिस का जो हैदराबाद पुलिस है उसका टॉप रैंक में आता है, जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से काम करती है। और अगर ऐसा होता है तो ये केस में इसको भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाएगा, क्योंकि जिस बेरहमी से उसने हत्या की है और जिस तरीके की उसने हरकत की है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भयावह है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आज के रिश्तों में ये क्या हो गया है, अगर उसे साथ नहीं रहना था तो वो अलग हो सकता था, या छोड़ करके जा सकता था, या खुद घर छोड़ सकता था, या फिर अपने बच्चों को याद कर सकता था। लेकिन 13 साल की शादी के बाद इस तरीके से किसी महिला को मौत के घाट उतार देना, वो भी 13 साल शादी को हो चुके और 2 बच्चे हैं। हमारा समाज किस तरफ में जा रहा है, लोगों की सोच कैसी होती जा रही है, और वो किस तरीके से सोच रहे हैं ऐसा, ये अपने आप में बहुत ही सोचने का विषय है और समझने की चीज़ है कि हमारा समाज किस तरफ में जा रहा है। और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।